हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कोबोल में हम यूजर्स क्लॉज के साथ में कॉम्प वन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि उस सेशन में मैंने बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और इससे पहले और भी ऐसे सारे काफ़ी सारे कोबोल रिलेटेड टॉपिक कवर हो चुके हैं जो हम पहले पढ़ सकते हैं इस टॉपिक पे आने से पहले। ठीक है, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि सभी सेशंस कनेक्टेड एक दूसरे। ओके, तो अभी हम देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGEM88 नेम से। इसको मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। इसमें जो अभी के लिए बेसिक लिखा हुआ है वो बेसिक उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर समझेंगे, और फिर उसके बाद में हम जो भी अपना मेन प्रोग्राम का लॉजिक है वो अपन लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉम्प वन का यूज़ किया जाता है, क्या उसका नीड होता है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन 2 लिया, और ऑप्शन 2 लेने के बाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो एडिट मोड में आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? जब भी हमारे को सोर्स के आइडेंटिटी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में स्टोर करनी होती है, तो वो हम स्टोर करते हैं किसमें? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या प्रोग्राम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं? एक तो प्रोग्राम आईडी। क्या होता है प्रोग्राम आईडी? देखो, जब भी आपको प्रोग्राम का नेम डिनोट करना हो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर, तो आप प्रोग्राम आईडी वहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, अब सेकंड जो चीज़ आती है इसमें वो है हमारे पास ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करा? ऑथर का नेम। तो जो भी ऑथर का नेम होगा वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मेरे केस में ऑथर का नेम है टेक्सचर में, तो मैंने यहाँ पे वही स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद में लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हम क्या कर रहे हैं, हमने कमेंट लाइन स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कमेंट स्टार्ट कैसे होता है। देखो, लाइन नंबर 1 पे जो वेरी फर्स्ट लाइन है वहाँ पे आप कर्सर प्लेस करोगे, और वहाँ से आप 7 तक काउंट करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गई हमारी 7th पोजीशन। ठीक है, इस 7th पोजीशन पे जब आप एस्ट्रिक रखोगे तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि इसके बाद में आप जो भी कुछ लिखने वाले हो वो हमारा कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 3 लाइन यहाँ पे एज ए कमेंट डिक्लेयर कर दी। अब इस कमेंट को डिक्लेयर करने का पर्पस बस यही था कि मेरे को आपको इसका टॉपिक का नेम जो है वो शो करना था, बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर बना के। तो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया, यूजर कॉम्प वन सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। और लास्ट में लाइन नंबर 10 पे हमने क्या कर दिया, स्टॉप रन चला के प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। बट इससे पहले हमारे पास काफ़ी सारा जो है लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। अभी जस्ट एक ये बेसिक सिंटेक्स आप कह सकते हो कोबोल का, इसके अंदर हम हमारा मेन लॉजिक अब लिखने वाले हैं। तो अब बात आती है कि एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प वन हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या पर्पस है। तो कॉम्प वन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होगी, कॉम्प वन इज अ डेटा टाइप used to store single precision floating point numbers in binary format। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेटा टाइप है जिसको यूज करके हम बाइनरी सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यूज कर स्टोर कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, it is typically used for representing real number with decimal points and is stored in a format similar to IEEE single precision floating point standard। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये होता है। अब हमने डेफिनेशन तो समझ ली, बट डेफिनेशन से इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम इसको डिक्लेयर वगैरह करेंगे, ये देखते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल को समझने के लिए हमारे को कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ से पेज अप करोगे, यहाँ पे हम कुछ लाइन इंसर्ट करेंगे, और इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे अपना डेटा डिवीजन स्पेसिफाई करेंगे। पर्पस क्या होगा डेटा डिवीजन का? डेटा डिवीजन को डिक्लेयर करके आप क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल को, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा डिवीजन। ठीक है,
अब इसके अंदर हम हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होता है लेवल नंबर। तो लेवल नंबर आएगा 01, जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। फिर हम देंगे स्पेस। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम पुट करना है। तो वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रखा var1, ठीक है, var1 लिखेंगे, स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे यूजर्स, ठीक है, यूजर्स, फिर देंगे स्पेस और यहाँ लिखेंगे comp1, ठीक है। इस केस में आप देख रहे हो हमने कोई भी इसका डेटा टाइप या वो डिफाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली comp1 के बेसिस पे इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर आप इसको कर दोगे यहाँ से इस डॉट से टर्मिनेट। तो ये जो हमारा वेरिएबल है वो रेडी हो गया। अब इस वेरिएबल के बाद में ये वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, अब इसको सिंपल प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने से पहले कुछ वैल्यू भी असाइन होनी चाहिए और उस असाइन वैल्यू को फिर हम वेरीफाई भी करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा प्रोसीजर डिवीजन को। अब प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर मेन लॉजिक लिखते हैं तो वो मेन लॉजिक कहाँ पे आता है? वो हमेशा आता है प्रोसीजर डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोसीजर स्पेस डिवीजन, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोसीजर डिवीजन। अब इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम हमारे मेन जो लॉजिक है वो लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, देखो मेन लॉजिक में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मूव करा देते हैं एक वैल्यू को, क्योंकि हम वैल्यू वेरिफिकेशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको डायरेक्टली पहले इस वैल्यू को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। या एक काम करते हैं, अपन इस तरह से लिखते हैं, डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले var1, या यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, डिस्प्ले var1 बिफोर एनी मॉडिफिकेशन वैल्यू, बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू var1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ एक देंगे कॉलन और इसके बाद में हम लिखेंगे var1, ठीक है। ये सिंपल है। इसके बाद में डॉट कर दिया। इसको बस इसीलिए दिखा रहे हैं अपन कि आपको एक बार आउटपुट स्क्रीन पे पता चल जाए कि क्या वैल्यूज थे और क्या उसका आउटपुट आया। अब इसके बाद में यहाँ पे अपन यहाँ पे अब अपन लिखेंगे एक और लाइन में मूव क्या करेगा? वैल्यू को मूव कर देगा इसके अंदर। तो यहाँ लिखते हैं मूव, वैल्यू डाल देता हूँ 1.5 यहाँ पे। किस में डालनी है? var1 में। तो ये आ जाएगा अपना var1, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या कर दिया? वैल्यू असाइन कर दी। अब इस असाइन वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं स्क्रीन पे। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले var1 वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ आपने डाल दिया आफ्टर और मॉडिफिकेशन, और इसके बाद फिर से लिख देते हैं var1, ठीक है। लास्ट में आपने स्टॉप रन लिखा हुआ ही है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा जैसे इसके बाद वहाँ पहुँचेगा। तो अभी इसको कर देते हैं अपन फाइल से सेव और एग्जिट, 14 से कंपाइल, और अभी हम इसको करेंगे कॉल। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसको कॉल किया तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिखा रहा है? var1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 0.000e। तो ये एक फॉर्मेट में है, इस वजह से ऐसा शो हो रहा है। और फिर से अगर मैंने इसको चलाया तो ये सेकंड वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो 1.5 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाली भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आउटपुट आ गया बिफोर आफ्टर इमेज, है ना, जिसमें हमने दोनों को शो कर दिया कि दोनों का आउटपुट का डिफरेंस क्या है, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। क्लियर है? अब प्रोग्राम को अगर समराइज करें तो हमने क्या किया? देखो हमने यूज़ किया हमने यूज़ किया comp1, किसके साथ में? यूजर्स के साथ में। हम यूजर्स क्लॉज पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके साथ comp1 यूज़ किया। comp1 कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल डेटा टाइप है जो हम यूज़ करते हैं सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए, किसमें? बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं comp1 का। और ये मेनली क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर्स को। अब इसको हमने एग्जांपल में कैसे यूज़ किया? सिंपली हमने एक एग्जांपल में वेरिएबल बनाया comp1 के साथ में, और फिर उस वेरिएबल को यूज़ करके हमने पहले तो हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू प्रिंट करके देखी, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर उसमें हम कोई वैल्यू मूव कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और उसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो जब भी आप अपने वेरिएबल में रियल टाइम नंबर्स को स्टोर करने वाले हो या इस तरह से सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? इसके लिए यूज़ करोगे यूजर्स के साथ में comp1 को।
और जैसे ही आप comp1 को यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट में यहाँ पे इस तरह से शो कर देगा, ठीक है, स्टोर करके। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।